हेलो डॉक्टर्स। तो हमने अब तक आपके सामने जो वर्जन होम्योपैथी यानी वरहोम जो सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से वो बना है, पहला वीडियो उसका इंटेंशन क्लियर किया। सेकंड वीडियो वरहोम 2 ट्यूटोरियल्स में हमने आपको फीचर्स रख के 50% बात आपके सामने रखी फीचर्स 1 में। अब फीचर्स वरहोम 2 में आपको हम आगे की जो बात केस टेकिंग एंड सिंथेसिस के बाद की जो बात है आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो वरहोम क्या है ये हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस इतना ही कहेंगे कि वरहोम जो है हैनीमैन सर का ओरिजिनल मेथड पे बेस्ड सिस्टम है। पूरी की पूरी साइंस एज इट इज अप्लाई किया गया है। इसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू टूल्स, थ्रू हमारे टीचिंग्स। तो ऑलरेडी केस टेकिंग एंड सिंथेसिस ऑफ द केस, मतलब जब अगर हमारा हमने कहा कि केस को आप समझ रहे हो, क्या पेशेंट से लिया है डेटा, वो कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, यानी सिंथेसिस समझ रहे हो आप केस में हुआ क्या है, क्यों हुआ है, उसके लगातार बीमारी बने रहने की वजह क्या है, कौन से एक्साइटिंग फैक्टर्स हैं, कौन से। तो ये इसका मतलब पेशेंट की आपको स्टेट समझ रही है, और पेशेंट में एक से लेकर के 2 या 3 स्टेट भी हो सकती हैं। तो इतना हमने अभी समझा। अब आगे का काम है कि हम जो, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ द केस में हमें ये समझ में आता है कि हम राइट जब मेडिसिन देंगे तो 253 एंड 280 की तरह वो बात काम होगा। 253 इनिशियल इम्प्रूवमेंट कैसे होगा वो पता चलेगा, एंड अगर आपकी मेडिसिन करेक्ट जा रही है तो 280 की तरह बिहेव करेगी, जो चेंजेस हैं 280 की तरह दिखेंगे, एफोरिज्म 280। तो अब हम जाते हैं कि मियाजमेटिक सर्च, डिजीज टाइप, इन सब पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो 2 वीडियो हैं उसमें हम प्रॉपरली उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, बट हम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर, अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं होगी, अचानक हम डेमो शुरू कर देंगे तो वो पल्ले नहीं पड़ेगा, वो दिमाग में नहीं घुसेगा। रिसेप्टिव हो कि तो कुछ आउटलाइन तो पता चल जाए कि एग्जैक्टली फादर होम्योपैथी का सिस्टम क्या है। तो वो सिस्टम अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप उस टूल का बेहतर से यूज कर पाएंगे। तो हम डिजीज टाइप, रिपर्टराइजेशन या सर्च इन द मेडिसिन, एमएमपी एंड टीसीडी, तो ये टूल एमएमपी और टीसीडी पर बेस्ड है। आगे आने वाले समय में इसमें हैरिंग्स एंड एलेंस एनसाइक्लोपीडिया भी और हैनीमैन सर की केस स्टडीज इसमें ऐड होंगी, एंड जो अदर प्रूव्ड मेडिसिन हैं, जो जेन्युइन प्रूवर्स रहे हैं हमारे ओल्ड, वो मेडिसिन भी यहाँ पे ऐड होंगी। बट ये प्रूव्ड के अलावा जो कंपाइलेशन मैथमेटिका का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो जब हम सर्च कर लेंगे एमएमपी एंड टीसीडी में जो सूटेबल मेडिसिन होंगी, उसमें हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, कम से कम 2 या 3 शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि पहली मेडिसिन कितने अच्छे से वो सिमिलिमम है वो आपको देनी है, एंड आपके बैकअप के लिए 2 मेडिसिन आप सेलेक्ट कर लीजिए कि वो कितना काम करती है, बचे हुए के लिए कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी या सिर्फ वही काम कर देगी। तो वो हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में। एंड सेव द सर्च और रिपोर्टराइजेशन, तो हम रिपोर्टराइजेशन का जो सर्च है उसको वहाँ पे, ये जो रेमेडी भी हमने देख ली कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पेशेंट से मैच कर रही हैं, एंड देन हम उस सर्च को सेव करेंगे। देन हम प्रिस्क्रिप्शन पे जाएंगे कि जो हमारी अभी की कंडीशन है पेशेंट की, उसको कौन से अच्छे से कवर कर रही है, उस मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब करेंगे, उसकी पोटेंसी सेलेक्ट करेंगे, उसकी डोज सेलेक्ट करेंगे, और उसका रिपीटेशन डिसाइड करेंगे, एंड देन फॉलो अप द पेशेंट्स। अगर वो फॉलो अप लेंगे तो कैसे लेंगे, ये सारी बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ने हमारे लिए एक डेफिनेट क्राइटेरिया दिया म्याजम का, एंड ये जो म्याजम के बारे में हैनीमैन सर ने 2 जगह लिखा। एक तो हैनीमैन सर की होम्योपैथी की स्टैब्लिशमेंट के पहले लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है,
जो TLW में हमें मिलता है, यानी द लेसर राइटिंग में, और एक जो हैनीमैन सर की 12 ईयर की रिसर्च एंड सेकंड एडिशन लगभग 1835 से 39 के बीच में, यानी करीब करीब 7-8 साल के बाद, यानी 2 एडिशंस में ये पूरी बात हैनीमैन सर ने लिखी है। तो हैनीमैन सर कहते हैं कि ये जो सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन थे, 12 साल की स्टडी थी, एंड जो जेन्युइन फिजिशियंस ने 97 ऑब्जर्वेशंस किए थे सप्रेशंस के, कि जब हम इच को सप्रेस करते हैं स्पेशली इन नॉन वेनेरियल डिजीज यानी सोरा में, तो वहाँ पे क्या दुर्घटना घटती है वो, एंड साइकोसिस एंड सिफिलिस को यहाँ पे हैनीमैन सर ने बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया TCD में। उसके पीछे के रीजन ये थी कि उन्होंने पहले से ही उसको ऑलरेडी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, सिर्फ जो चेंजेस थे, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस थे, वही उन्होंने वहाँ पे अच्छे से रखे, बाकी सारी बातें उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी। तो हैनीमैन सर ने इनको लिस्टेड किया, इन सारे सिम्टम्स को जो पहचानने, यानी जो मियाज्मेटिक सिम्टम्स थे उनको कैसे पहचानेंगे। तो ये 2 बुक्स में वो अवेलेबल है। करंट और मींस एग्जिस्टिंग और जो ओल्ड स्टालवर्ड्स ने, उन्होंने मियाज्म को मिसअंडरस्टूड किया। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ हद तक समझा, बट एप्लीकेशंस वो भी नहीं कर पाए। तो अगर हम लिस्ट पर जाएं हैनीमैन सर की नॉन वेनेरियल क्रोनिक डिजीज, एंड हैनीमैन सर की 2 ही कैटेगरीज थी क्रोनिक डिजीज की, एक तो वेनेरियल, एक दूसरा नॉन वेनेरियल। नॉन वेनेरियल में सोरा को रखा और वेनेरियल में सिफिलिस एंड साइकोसिस को रखा। तो ये जो डिजीज थी उसमें टोटल सोरिक सिम्टम्स हैनीमैन सर ने जो ऑब्जर्व की उनकी लिस्टिंग की, और वो लिस्टिंग हैनीमैन सर ने 494 जो सिम्टम थे टोटल, उनको की 3 कैटेगरी की। एक तो जो जब मियाजम, नॉन वेनेरियल मियाजम बॉडी में जब जाएगा तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा और उसके बाद वो मैनिफेस्ट होगा। तो जिसका प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जो होगा वो प्रिमिटिव इच की तरह होगा। तो उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन हैनीमैन सर ने लिखा है कि प्रिमिटिव इच जो होगी वो किस तरीके से आप पहचानेंगे। एंड उसके बाद 60 सिम्टम्स लगभग जो हैं, जो लेटेंट्स हो रखे हैं, जो पेशेंट के साथ चलते रहेंगे, पेशेंट को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, बट जब ये बस्टिंग स्टेट में जाएंगे या आउटब्रेक स्टेट में जाएंगे, तो ये जो सोरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस तरीके से उन्होंने 433 सिम्टम्स और ऑब्जर्व किए। और ये भी कहा कि हो सकता है कि मैंने जितने ऑब्जर्व किए हों इसके अलावा भी कुछ सिम्टम छूट गए हों। तो जो इच का मिस हैंडलिंग है, जो वूलन वर्कर की जो घटना है, उस घटना के बाद हैनीमैन सर ने लगातार 12 साल तक स्टडी किया, एंड देन वो पूरी की पूरी सिनेरियो जो उनके दिमाग में आई थी, उस सिनेरियो को डिफरेंट फिजिशियंस, ऑनेस्ट फिजिशियन से वैलिडेट करके एंड खुद के ऑब्जर्वेशन को क्रॉस कंफर्म करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके ये लिस्टिंग की हुई है। तो ये सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं किसी केस में, तो डेफिनेटली इन सिम्टम्स को कवर करने वाली मेडिसिन, स्पेशल मेडिसिन हैं हैनीमैन सर की द क्रोनिक डिजीज में। लगभग 48-49 मेडिसिन हैं जिन्हें हैनीमैन सर ने एंटीसोरिक मेडिसिन कहा है। तो इन मेडिसिन को कवर करने वाली ये मेडिसिन, अगर आपके पेशेंट्स को ट्रबलसम सिम्टम्स के अलावा ये इसमें से कोई भी सिम्टम मौजूद है और उसे आप की मेडिसिन कवर करती हैं, तो डेफिनेटली आप क्योर की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि हैनीमैन सर ने मियाज्म खोजा ही रिकरेंस की इशूज की वजह से था। अगर रिकरेंस नहीं होती तो उनके लिए सिमिलम क्राइटेरिया काफ़ी था। अदर जैसे माइंड मेथड के लोग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हैनीमैन सर को आप जो लोग हैं या जो लोग इनका विरोध करते हैं मियाज्म का, उनको डेफिनेटली पहले हैनीमैन सर को पढ़ने की ज़रूरत है। कि हैनीमैन सर को क्या आनंद आ रहा था कि नई नई चीज़ें सिर्फ नाम बढ़ाने के लिए इस्टेब्लिश करने का, ऐसा नहीं था। सिंपल था कि हैनीमैन सर का ये कहता कि जो ज़रूरत थी उसको ही काम किया, जो दिक्कतें थी उन्हें ही सॉल्व किया। ईच एंड एवरीथिंग 48 ईयर्स की जो प्रैक्टिस लाइफ है उनकी, उसमें उन्होंने सिर्फ होम्योपैथी से रिलेटेड जितने इश्यूज थे उन्हें सॉल्व करने में बिताया। इसीलिए उस स्टडीशन ऑलमोस्ट परफेक्ट करके लिखे गए कि अब ये कंप्लीट है। बट वो केवल ऑर्गेन कंप्लीट तब होता है कि जब जितना भी लिटरेचर है हैनीमैन सर का आप सिंक्रोनाइज करके पढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं।
वनेरियल डिजीज है जिसमें हैनीमैन सर ने दो चीजें रखी, साइकोसिस एंड सिफिलिस। एक्चुअल में फादर होम्योपैथी जब वनेरियल डिजीज पे जो डॉक्यूमेंट लिखा उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉर सर्जन में, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, तब तक वो उसे आइडेंटिकल मान रहे थे, साइकोसिस एंड सिफिलिस नहीं था, अलग अलग एक ही मान रहे थे। एंड उसके लिए ट्रीटमेंट भी मरकर ही लिखा था उन्होंने। बट जब द क्रॉनिक डिजीज का टॉपिक इस्टेब्लिश किया उन्होंने प्रॉपरली, तब उन्होंने कहा कि ये आइडेंटिकल वायरस नहीं है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है, ये दो डिफरेंट वनेरियल वायरस हैं जो हमें दो तरीके के इन्फेक्शंस दे रहे हैं और दो तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं। तो कुछ 11 फीचर्स जो है इंट्रोडक्शंस में हैनीमैन सर ने दी हैं जो हमें TLW में ही मिलती हैं। कुछ फीचर्स जो है टीसीडी में मैंने आपको पहले बोला कि ये सिर्फ कंफर्मेशंस हैं कि ये आइडेंटिकल नहीं है और इसकी क्योर कैसे करनी है। मतलब ट्रीटमेंट बदल गया है दोनों म्याजम को और उनसे होने वाली डिजीज का, एंड जो भी मैनिफेस्टेशन है उन सिम्टम्स को क्योर करने के लिए। तो टीसीडी में क्योर मिलता है और ये चीज मिलती है कि ये आइडेंटिकल वायरस नहीं है, ये डिफरेंट वायरस है, इसलिए इनके दो नाम दिए हैनीमैन सर ने, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो ये दोनों वनेरियल वायरस हैं बट ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। अब हैनीमैन सर ने इनके कुछ सिम्टम ऑब्जर्व किए थे जो कुछ डेफिनेट इनिशिएशन के बाद कुछ उनके कॉम्प्लिकेशंस दिखते थे। उन कॉम्प्लिकेशंस को हैनीमैन सर ने वनेरियल डिजीज में अच्छे से लिखा था इंस्ट्रक्शन फॉर सर्जन में। बट जब आप टीसीडी को ठीक से पढ़ेंगे एंड उस टॉपिक को ठीक से पढ़ेंगे तो वो डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे क्या क्या हैनीमैन सर ने अलग कर दिया। तो द टोटल साइकोटिक सिम्टम जो थे वो लगभग 100 थे एंड टोटल सिफिलिटिक सिम्टम थे 101 थे जो हैनीमैन सर ने ऑब्जर्व किए। जब वनेरियल डिजीज आपको हो जाएगी जिसमें साइकोटिक मैनिफेस्टेशंस के साथ आएगा, तो हैनीमैन सर ने कहा कि साइकोटिक मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट कंडीशन जो है प्राइमरी गोनोरिया की है, जिसके 42 सिम्टम्स हैनीमैन सर ने ऑब्जर्व किए। इसको एग्जैक्टली पहचानने के लिए कि ये वनेरियल वायरस की वजह से ही ये एक्चुअल में वनेरियल गोनोरिया ही है क्या। इसके बाद गोनोरिया इन द मेल 9 सिम्टम्स, फीमेल 9 सिम्टम्स ऑब्जर्व किए एंड सिक्वेली ऑफ गोनोरिया 37 सिम्टम्स नोट किए। क्रॉनिक स्ट्रेंगुरी का एक सिम्टम नोट किया। क्रॉनिक कर्वेचर ऑफ द पेनिस कैसे होगा वो 2 सिम्टम्स नोट किए। इसी वनेरियल वायरस से जब स्टार्ट गोनोरिया होगा तो उसके बाद आगे की दुर्घटनाएं क्या क्या घटेंगी वो बता रहे हैं हैनीमैन सर। इंड्यूरेशन ऑफ द टेस्टिकल्स 1 सिम्टम। सेकेंडरी गोनोरिया इन द मेल, यानी जब आप मिस हैंडलिंग करेंगे, जब उसे सप्रेशन करेंगे तो किस तरीके से दिखेगी, 9 सिम्टम्स है। सेकेंडरी गोनोरिया इन द फीमेल किस तरीके से दिखेगी, 2 सिम्टम्स है। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा के 18 सिम्टम्स है। एक मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि हैनीमैन सर ने सोरा में भी रखा है एंड सिफिलिस में भी रखा है। एंड और अगर आप दोनों को स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा जब आप साइकोसिस की वजह से गोनोरिया के बाद स्ट्रक्चर जब दिखेगा तो वो डिफरेंट है, एंड जब वनेरियल नॉन वनेरियल यानी सोरा की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। दोनों हैनीमैन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। एंड इंड्यूरेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स, तो इंड्यूरेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड सोरा की वजह से भी मिलेगा, उसका डिफरेंस मिलेगा एंड इसका भी डिफरेंस मिलेगा। 4 सिम्टम्स है। एंड वनेरियल वार्ड, फिग वार्ड, कॉन्डाइलोमाट का एक्सक्रींसेस 12 सिम्टम्स है। ये स्पेशली ऑन जेनाइटल्स हैं और किस कंडीशन में ये बाहर जाएंगे और कितना जाएंगे ये कंडीशन हैनीमैन सर ने लिखी है। परंतु जो जनरल वार्ड हैं उनको साइकोसिस की वजह से या प्राइमरी लिकोरिया की वजह से, गोनोरिया की वजह से ये, सॉरी लिकोरिया नहीं, गोनोरिया की वजह से ये इसकी वजह से नहीं होते जो जनरल वार्ड्स होते हैं। तो हमारे महान डॉक्टर्स, हमारे करंट स्टालवर्ड सारी ग्रोथ्स को साइकोसिस में रखते हैं। पर हैनीमैन सर के जो 11 सिम्टम है, जो वनेरियल सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हम वनेरियल डिजीज की वजह से ये हुआ है, ये जो साइकोटिक म्याजम की वजह से हुआ है या सोरा की वजह से हुआ है, वो डिफरेंस हम समझ सकते हैं। बहुत सारे
डिमार्केशन फीचर्स हैं जिससे हम पकड़ सकते हैं कि ये व्यक्ति को कौन सा मियाजम है। तो हम देखते हैं कि टोटल सिफिलिटिक सिम्टम्स जो हैं उनकी कैसे पहचान करते हैं हैनीमैन सर और कैसे अलग कर देते हैं वो भी लिखे। हैनीमैन सर ने खैंकर इन जनरल एंड स्पेशली इन द मेल कैसे दिखाई देगी, उनकी क्या फीचर्स होंगी जब वेनेरियल वायरस आएगा बॉडी में। तो 15 सिम्टम्स हैं। खैंकर, कंट्रैक्शन ऑफ द प्रीफ्यूज, फाइमोसिस एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, पैराफाइमोसिस। 8 सिम्टम्स हैनीमैन सर ने ये लिखे हैं। तो अगर सिफिलिस वायरस की वजह से है तो किस तरीके से दिखाई देगा ये। खैंकर इन द फीमेल 7 सिम्टम्स हैं। वीवो के बारे में 22 सिम्टम्स हैं, पर हैनीमैन सर ने वनेरियल वीवो का डेवलपमेंट एंड नॉन वनेरियल यानी सोरा वीवो जो इनग्वाइनल ग्लैंड्स का जो सूजन होता है तो किस तरीके से डेवलप होती है और हम किस तरीके से इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं ये भी लिखा है। ये सिम्टम्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे हाँ ये तो ऐसा नहीं है। तो इन लोगों ने जो बुरी हालत की है मियाजम की, हमारे स्टालवर्ड्स ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैनीमैन सर बहुत क्लियर थे, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बहुत क्लियरली लिखी। जहाँ पे भी कुछ भी डिमार्केशंस करना था वो बहुत अच्छे से किया है। फिर डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, जिसको हम सिफिलिस कहते हैं, तो 49 सिम्टम्स हैं, स्टेट सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगता है। अब इसकी 3 कैटेगरी की है हैनीमैन सर ने कि जो सिफिलिस की जो इंट्रोडक्टरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें सिफिलिस किसी को घोषित करना, तो 15 सिम्टम्स हैं। एंड सिम्टम्स वनेरियल अफेक्शन ऑफ द मोर प्रॉक्सिमेट काइंड 23 सिम्टम्स हैं, यानी बहुत प्रॉक्सिमेट कंडीशन से। एंड सिम्टम वनेरियल अफेक्शन ऑफ मोर रिमोट काइंड 11 सिम्टम्स है। इस तरीके से हमें ये पूरा मियाजम हैनीमैन सर ने और उसके सिम्टम्स को कैटेगराइज किया है। तो ये वर्क होम में बहुत अच्छे से दिया गया। अगर आपको ध्यान नहीं देना है, जब भी कभी इस तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं और आपको डाउट आता है ये कौन सा मियाजम है, तो आप डायरेक्टली उसमें सर्च करके वो सिम्टम्स में आपको सर्च करने की सुविधा दी गई है, तो आप डिसाइड कर सकते हो आपके पेशेंट्स में मियाजम कौन सा है। जो मियाजम है वही हैनीमैन सर के हिसाब से फिर वो आगे के डिजीज का टाइप आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी डिजीज पेशेंट को हुई है। अपने पेशेंट्स को समझ रहे हो, उसकी स्टेट समझ रहे हो, उसकी ट्रबलसम कंडीशन समझ रहे हो, मियाजमेटिक सिम्टम्स को आप समझ रहे हो, तो फिर हैनीमैन सर ने डिजीज को फिर क्लासिफाइड किया। अगर आप ये सब समझते हो तो आपको अभी समझ में आएगा कि ये कंडीशन जो लेके आया पेशेंट वो हाफ एक्यूट है, एक्यूट स्पोरेडिक डिजीज है, एक्यूट एपिडेमिक डिजीज है, एक्यूट एंडेमिक डिजीज है, एक्यूट पेंडेमिक डिजीज है। सबके लिए गाइडलाइंस है हैनीमैन सर ने ऑलरेडी दे के रखी है। एक्यूट एक्सेसरवेशंस ऑफ द क्रॉनिक डिजीज है, तो क्रॉनिक डिजीज लाइक अस्थमा, ठीक है, वो उसका प्रेजेंटेशन होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है उसका एक्यूट स्टेट जब प्रेजेंट होता है तो होती तो वो क्रॉनिक डिजीज है बट उसका प्रेजेंटेशन एक्यूट है। तो किस तरीके से हैनीमैन सर ने ये सारे क्लासिफिकेशंस रखे हैं, तो ये वर्क होम में आपको मिल जाए। आप अपने पेशेंट्स को, है तो क्रॉनिक डिजीज पर उसका प्रेजेंटेशन एक्यूट है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप अपने पेशेंट्स का क्या डील कर रहे हो, कौन सी डिजीज आप डील कर रहे हो। क्रॉनिक नॉन वनेरियल सोरा, अगर आपको सोरा के सिम्टम्स मिलते हैं उस पेशेंट्स में, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इसको एक अनक्योर्ड इन्फेक्शन, ऑलरेडी सोरा का इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, इसे हमें ठीक करना है। एंड क्रॉनिक वनेरियल साइकोसिस एंड क्रॉनिक वनेरियल सिफिलिस। तो ये सारे फीचर से आप अपने पेशेंट्स का मियाजम डिसाइड कर सकते हो एंड उसकी डिजीज डिसाइड कर सकते हो। एंड इसके बाद भी 2 कंडीशंस और मिलती हैं, येट टू क्लासिफाई। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल मल्टीरेटेड असॉल्टिक केस भी आएंगे आपके पास, तो उसमें ड्रग डिजीज आप कहते हो, तो आप चाहो तो उसका जो भी लिखना चाहते हो इसके अलावा वो लिख सकते हो। एंड क्रॉनिक डिजीज एज एफोरिज्म 74 एंड 205, ठीक है। तो ये क्रॉनिक डिजीज नहीं है, ये आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज है और ये बॉडी का रिएक्शन है जब हम मिस हैंडल करते हैं क्रॉनिक डिजीज को।
तो मिस हैंडलिंग के बाद, मल ट्रीटमेंट के बाद जो रिएक्शन करती है बॉडी, उसको बोला है एनिमेशन, और इट इज नॉट द मियाजम। ठीक है, ये मिस हैंडलिंग के बाद जो दुर्घटना घटती है हमारा शरीर, ये इसको हमारे महान लोगों ने इसको यही मियाजम कह दिया। ठीक है, आपने पेशेंट्स की डिजीज स्टेट समझ ली, उसकी अलग अलग स्टेट अगर थी तो वो समझ ली, आपने सिंथेसिस कर लिया कि अभी क्या है, क्या लेके आया है। बाद में अगर हम सही जाएंगे तो पीछे लौटेंगे रिवर्स ऑर्डर में 280 अकॉर्डिंग। तो हमने पेशेंट को ठीक से समझ लिया है। एंड देन इसके बाद हमने उसका मियाजम समझ लिया, उसकी डिजीज कौन सी है, किस कैटेगरी में वो आता है, ये समझ लिया है। अब हमारी बारी आती है कि पेशेंट के ट्रबलसम सिम्टम और जो मियाजमेटिक सिम्टम्स हैं उनको कवर करने के लिए हमें सर्च करना है, यानी रिपर्टराइज करना है, ऐसी सिमिलर मेडिसिन ढूंढनी है थ्रू वरहोम, एमएमपी एंड टीसीडी में, जो हमारे पेशेंट की इस कंडीशन को कवर करे। तो हमने इसके लिए थोड़ा सा, मैं आपको एग्जैक्ट जो पर जो स्ट्रक्चर है, वो डेमो जो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है वो अगले 2 नेक्स्ट में आपको पता चलेगा। तो प्राइमरी टर्म हम किस तरीके से कोई पहला टर्म, सपोज दैट कोई कह रहा है कि फोर हेड में पेन है, तो हम फोर हेड प्राइमरी डाल सकते हैं, एंड फिर आगे पेन एंड मॉर्निंग डाल रहा है तो मॉर्निंग, सेकंड टर्म में हम मॉर्निंग डाल सकते हैं, तो फोर हेड मॉर्निंग में जितने होंगे वो सब बाहर आ जाएंगे। थर्ड टर्म में अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ नौसिया है तो हम नौसिया डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक स्टेटमेंट हैनीमैन सर का होगा तो वो सब बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से इसका पूरा अरेंजमेंट है। एंड अप्लाई टू द सेक्शन इन योर सर्च इफ यू फील द नीड। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एंट्रीज आ गई तो हम, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में भी कभी कभी हैनीमैन सर ने लिखा है, तो हम चाहें तो इसको हम सेक्शन भी दिए हुए हैं कि ये हेड सेक्शन है, आई सेक्शन है। तो हमने ये सेक्शन का कंडीशन नहीं लगाया है, क्योंकि कभी कभी जो होता है ना, उस सेक्शन के बाहर भी सिम्टम मिल जाते हैं कि अभी मेंसेज का सिम्टम अगर मेंटल के साथ है तो एनिमेशन ने मेंटल स्टेट में भी लिख दिया है एंड मेंसेज के स्टेट में भी लिख दिया है। तो हम इसको, जब हमें लगता है कि हमें सेक्शन की जरूरत है तब हम अप्लाई कर सकते हैं उसे। तो अप्लाई टू द बुक टीसीडी और एमएमपी इन योर सर्च इफ यू फील द नीड। तो दोनों बुक में अलग अलग भी देख सकते हैं और टोटल एक साथ भी देख सकते हैं। एंड फिर क्लिक ऑन रिपर्टराइज बटन। तो ये जो भी जो आउटपुट आएगा उसको रिपर्टराइज बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो आउटपुट दे देगा कि ये आउटपुट है। फिर आप उसमें से पढ़ करके उसे ऐड वन बाई कर सकते हैं या ऐड ऑल कर सकते हैं, अगर आपने जो सर्च किया वो पेशेंट की कंडीशन से सिमिलर है। तो रिपर्टराइज करने के बाद जो भी लिस्ट आएगी वो आप रीड कर सकते हो, उसमें मेडिसिन नहीं दिखाई देती। तो लाइव सर्च में आपको कुछ और भी फिल्टर करना है तो वहां पे रिटेन, जैसे आप मैसेज सर्च कर रहे हो तो आप मैसेज में सिर्फ स्कैंटी देखना चाहते हो तो वहां पे स्कैंटी डालेंगे तो वहां पे एंट्रीज स्कैंटी की बच जाएंगी। चाहे तो आप वन वन पढ़ करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है सबकी सब सिमिलर है तो आप सब ऐड कर सकते हैं। एंड एक्सक्लूड बटन, सपोज दैट आप मेंसिस देख रहे थे और मेंसिस में आपको प्रेफ्यूज नहीं चाहिए, प्रेफ्यूज जहां भी यूज किया हो उसे हटाना है, या कोपियस जहां भी यूज किया उसे हटाना है, तो एक्सक्लूड बटन में डाल देंगे तो वो चीज नहीं दिखेगी, फिर उससे बच जाएगी, वो दिखेगी। तो हम रिटेन करके भी देख सकते हैं और एक्सक्लूड करके भी देख सकते हैं। एंड जो भी हमें हमारे पेशेंट के तकलीफ से मैच करेगा वो हमें ऐड करना है। ऐड वन बाई वन भी दिया है, पहले रीड करना है, अगर आपके पेशेंट्स में वो मैच करता है तो आप ऐड करिए, और आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छे से मैच हो रही है सारी एंट्री, तो सारे ऐड ऑल कर दीजिए। एंड ये जो आपने शॉर्ट लिस्ट करोगे ऐड कर करके, एंड देन उसके बाद आपको आगे का आउटपुट दिखाई देगा कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन जो है अच्छे से कवर कर रही है, यानी स्कोर कर रही है, जिनसे हमें ये डिसीजन लिया जा सकता है कि हमारे पेशेंट्स को कौन अच्छे से
ठीक करेगा। अभी तक मैं आपको कंटिन्यूअस वरहोम की स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग की तरफ भी लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो वरहोम 3 ट्यूटोरियल्स में, यानी जो सेकंड पार्ट है फीचर्स का, कभी कभी आपने ऐड ऑल बटन किया, पढ़ करके नहीं किया, तो कुछ एंट्री ऐसी एक दो आ जाती हैं जो हमें लगता है कि ये मैच नहीं करते, तो वहां पे डिलीट बटन दिया है, पहले भी दिया है एंड बाद में जब रेमेडीज के साथ भी दिया है। एंड क्लिक ऑन समरी बटन, तो डिलीट बटन भी है, अगर कोई एंट्रीज ऐसा लगता है कि गलती से आपका बटन दब गया और आ गई है तो उसे आप डिलीट कर सकते हो। एंड क्लिक ऑन समरी बटन पे जब हम समरी करेंगे, मतलब एक्चुअली में आउटपुट आया क्या, कौन सी मेडिसिन, तो आपको बहुत सारे रेमेडीज दिखेंगे और उनका स्कोर दिखेगा, कौन कौन से सिम्टम्स हैं और कौन से नंबर के सिम्टम्स इसमें आए हैं और किस बुक से आए हैं, वो सब आपको दिखेगा। एंड शॉर्ट लिस्ट द रेमेडीज, फिर आप उसमें से जो मेडिसिन आपको अच्छे से कवर करनी है, उसमें से हमने 3 मेडिसिन कम से कम शॉर्ट लिस्ट करने की व्यवस्था की है कि आपके दिमाग में रहे कि जब आप रिपोर्टरी से सेव करोगे तो आपके 3 जो सिमिलर मेडिसिन थी वो दिख रही थी, उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट थी वो आपने उस पेशेंट को उस समय दी, जो आपके पेशेंट्स की स्टेट कवर कर रही थी, ट्रबलसम सिम्टम्स कवर कर रही थी एंड उस पेशेंट का म्याजम कवर कर रही थी और प्रेजेंट कंडीशंस को बहुत अच्छे से कवर कर रही थी। वो मेडिसिन अब आप अपने पेशेंट्स के लिए चूज कर सकते हो। तो ये जो शॉर्ट लिस्ट में अगर आपको लगता है कि एक बहुत अच्छे से कवर है तो आप एक ही शॉर्ट लिस्ट करिए, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी फिर हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो भी आपने रिपोर्टराइजेशन किया, जो रेमेडीज आपने शॉर्ट लिस्ट की, उनको आप सेव कर लीजिए, जनरेट कर लीजिए रिपोर्ट एंड उसको उस रिपोर्टराइजेशन को सेव कर लीजिए, उसकी व्यवस्था दी है, वो आगे के लिए जरूरी है। अब रिपोर्टराइजेशन हो गया, हमें ये पता चल गया कि कौन सी मेडिसिन बहुत अच्छे से कवर कर रही है। अब आती है प्रिस्क्रिप्शन की बारी कि जो मेडिसिन आप देने जा रहे हो उस स्टेट को, पेशेंट को अच्छे से जो कवर कर रही है, तो हम उस मेडिसिन को लिख देते हैं, उसकी पोटेंसी लिख देते हैं, उसकी डोज लिख देते हैं और उसका रिपीटेशंस का वे कैसे होगा। रिपीटेशंस का वे हैनीमैन सर ने 253 को ध्यान में रख करके आप रिपीटेशन डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको मेडिसिन से पहला डोज दे करके 253 मिलता है तो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, रिपीटेशंस, डोज, पोटेंसी, सिलेक्शन एक बड़ा है। हमारे जो बच्चे सीखते हैं उनके लिए 5 वीडियो हैं किस तरीके से डोज एंड पोटेंसीज को समझा जा सकता है। एंड उसके बाद फॉलो अप द पेशेंट्स, के जब पेशेंट्स बेटर लगने लगता है या जब वो विजिट को आता है तो वो किस तरीके से आपके सामने बात रखनी चाहिए जिससे हमें लगे कि पेशेंट राइट ट्रैक पे है, हमारी मेहनत सफल हुई। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो बेहतर आउटपुट मिलेगा आपको वरहोम से, डेफिनेटली। एंड हैनीमैन सर को बहुत अच्छे से समझना है तो हैनीमैन सर को स्टडी किए बिना, उनको एक्सपेरिमेंट किए बिना, उनको क्रॉस चेक किए बिना आप नहीं समझ सकते। सिर्फ किसी स्टालवर्ड्स ने, बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि वो कह रहा है वही हैनीमैन का सिस्टम है, तो ये आपके लिए अंधभक्ति जैसा हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, नुकसान आपका ही होता है। सपोज दैट आप किसी को फॉलो करते हो आंख बंद करके और पता चलता है कि ये तो काम नहीं करता है, तो आपका टाइम चला जाता है। तो गुरु का सम्मान करें, अपने टीचर्स का खूब सम्मान करें, जितना चाहे पैर छुएं, उनकी सेवा करें, मान सम्मान, उनके लिए प्रेम, जो करना है करें, पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, उन्हें क्रॉस चेक करते रहें। कोई बुरी बात नहीं है अपने लोगों को क्रॉस चेक करते रहना, क्योंकि ये साइंटिफिक जो एटीट्यूड है उसके लिए जरूरी है। क्योंकि हैनीमैन सर ने सब कुछ हमें साइंटिफिक वे में दिया है, ना कि कोई फिलॉसफी या थ्योरी दी है। सब एक्सपेरिमेंट किया, सब वेरीफाई किया,
मल्टीपल टाइम वेरीफाई किया देन उसके बाद लिखा है। तो कोई स्टेटमेंट ऐसा दिखाई देता नहीं है कि वो अनावश्यक हैनीमैन सर ने लिख दिया है। तो आप जितना अच्छे से समझेंगे ये टूल उतना ही अच्छा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अदरवाइज ये टूल आपके लिए, क्योंकि जो वर्जिन होम्योपैथी साइंटिफिक कोचिंग किए हैं वो इस टूल की वैल्यू समझते हैं, एंड हमने 1.5 से पौने 2 साल लगाए हैं उस टूल को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए, और अब हम इसे पब्लिक डोमेन में लेके आए हैं। तो इसके पीछे का रीजन यही था कि वो ऐसा टूल बन जाए जो अच्छे से अच्छे आउटपुट दे। बट ये आउटपुट सिर्फ टूल पे डिपेंड नहीं करता, ये आउटपुट आपकी हैनीमैन सर के प्रति अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज ये टूल आपके लिए सफेद हाथी, बड़ा अच्छा टूल है बट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब समस्या यही होगी। तो ये टूल को की जो टेक्निकल लेवल पे चीजें तो बताई जा सकती हैं, बट ये टूल को प्रॉपर लर्निंग के लिए आपको हैनीमैन सर के लिटरेचर को समझना होगा, उनकी हर एक लाइन को समझना होगा। तो आप हैनीमैन सर को जितना अच्छे से समझेंगे ये टूल आपके लिए उतना ही आपके पेशेंट्स के लिए। मैं आप कहता हूँ, सब लोग कहते हैं 50-60% रिजल्ट है, हैनीमैन सर को अगर आप समझते हो तो 90 to 95% तक आपको रिजल्ट, जो 5% 2-4-5% रिजल्ट नहीं मिलते हैं उसके पीछे की भी हैनीमैन सर के स्टेटमेंट आप पढ़ के समझ जाएंगे कि यहाँ पे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक सिंपल सी बात है कि इस टूल से रिलेटेड डाउनलोड, इंस्टॉलिंग यानी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें विजिट कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं। सिस्टम को समझने के लिए हमने एक कोचिंग डिजाइन की है जिसमें हमने 125-150 डॉक्टर्स को ट्रेन किया अब तक। उनकी अच्छी प्रैक्टिस है और इस टूल से उनकी प्रैक्टिस उम्मीद है कि और भी सुधरेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। परंतु सिर्फ टूल कुछ नहीं करता, मैंने बोला कि आपकी स्किल्स की एक प्रॉब्लम, तो स्किल सेट अगर आपको अपना अपडेट करना है, हैनीमैन सर को आपको अच्छे से समझना है, तो हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेल पर एंड कॉल करके और मैसेज करके। जैसा कि हम पहले की वीडियोस में भी कहते आए हैं, अभी भी कह रहे हैं, हमारे पास हैनीमैन सर की पोटेंसीज जो है, एलएम पोटेंसी जो उन्होंने 6th एडिशन में रिकमेंड की थी, उनके अकॉर्डिंग ही उनके किट्स तैयार की गई, हैंडमेड किट्स हैं। हैनीमैन सर ने मना किया है मशीन मेड मेडिसिन के लिए, वो कहाँ मना किया ये अलग विषय है, बट डेफिनेटली उन्होंने मना किया है। और एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए वो मेडिसिन, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये मेडिसिन प्रिपेयर की हैं। अगर आपको ऐसी किट है जो आप डिफरेंट डिफरेंट जगह बैठते हैं, कैरी करने की जरूरत पड़ती है, इतनी मेडिसिन कैरी नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही रेडीमेड और हैंडी किट्स हैं, कहीं पे भी लेकर के आप चल सकते हैं। मैं जब भी कैंप करता हूँ या दूसरी जगह जाता हूँ तो वो अपनी किट्स हम डाल दिए हैं, कहीं पे भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं होती है, हम आराम से पेशेंट्स अपने हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो टूल किट्स हैं जो आपके लिए, ये भी एक तरीके का टूल है एलएम पोटेंसी आपके लिए, बट हम बड़ी बड़ी शीशियों में जब हम खरीद लेते हैं तो हम उन्हें कैरी करना मुश्किल होता है। तो ये बहुत अच्छी सी किट बनाई गई है, 88 मेडिसिन पर किट है। तो अगर किसी को भी इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल 4 यानी वर्म 4 में हम जानेंगे कि हमें वर्म एक्चुअली में कैसे चलाना है, उस टूल को कैसे यूज करना है। तो पार्ट फर्स्ट में हम वर्म डेमोन्स्ट्रेशन के पार्ट फर्स्ट में आपको केस क्रिएट करना एंड उसको सिंथेसाइज करना, ये हम आपको, एंड मैथमेटिक सर्च, ये हम आपको बताएंगे।
एनडीजी डिसाइड करना, इतना पार्ट। एंड सेकंड जो डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम 5वें नंबर का वीडियो में उस केस को कैसे सॉल्व करना है, रिपीटराइज करना है ना, आगे क्या है, कैसे सेव करके इनवॉइस वगैरह जनरेट करना है और कैसे प्रिस्क्रिप्शन करना है, ये सारे चीज़ें हम आपके को रखेंगे। तो इससे हमें एक बेसिक सिस्टम समझ में आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद जो 6, 7, 8, 9, 10 जो है अलग अलग केस स्टडीज आपके सामने आएंगी, तो आपको इसको चलाने के लिए और थोड़ा सा आइडिया आएगा और बहुत अच्छे से आप इस टूल को यूज कर पाएंगे। तो हम तब तक के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय।